ऐसा ही प्रकृति के आधार पे सारी चीजें निर्धारित। वस्तुओं की खुद की कोई तासीर नहीं है, लेकिन मनुष्य की क्या तासीर है उसके आधार पर उनका सेवन किया जाए। आजकल चाय का प्रचलन हो गया है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपका चाय से स्वागत होगा। एक एक दिन में लोग 10-10, 15-15 बार चाय पी जाते हैं, और उसकी वजह से शरीर को कितनी हानि हो रही है वो लोग नहीं जानते। कुछ हम सूत्र बताते हैं कि आप जब चाय पिए तो उससे पहले एक गिलास पानी पिए, उसके बाद चाय पिए, तो जो चाय के अवगुण है वो कम हो जाते हैं। हम कहते हैं कि चाय को थोड़ा कम गर्म करके पिए, हम कहते हैं कि चाय में अदरक न डालें। इस ये सब चीजें बताने से उस चाय के अवगुणों को कम कर देते हैं। आज दुनिया हॉलिस्टिक मेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कर रही है और आयुर्वेद हॉलिस्टिक मेडिसिन का एक बहुत अहम हिस्सा है। आयुर्वेद को और ज़्यादा समझने के लिए हम पहुँचे यूपी में अलीगढ़ के पास एक गांव विजयगढ़ में, जहां मिले हमें हमारे आज के गेस्ट गोपाल शरण गर्ग जी। गोपाल शरण गर्ग जी एक आयुर्वेद डॉक्टर हैं जो पिछले 47 साल से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं और पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं। गोपाल शरण गर्ग जी लिस्ट हैं, जिसका मतलब वो पल्स देख के पेशेंट्स को उनकी बीमारियों के बारे में बताते हैं और उनका उपचार करते हैं। गोपाल शरण गर्ग जी को प्रेसिडेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है आयुर्वेद में उनकी उपलब्धियों के लिए। नमस्कार वैद जी। कैसा है? नमस्कार। कैसे? एकदम अच्छे, एकदम अच्छे। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू सबसे पहले कि आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के आए और हमारे साथ आज ये एपिसोड कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे भी बहुत खुशी है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विश्व में जितनी भी चिकित्सा पद्धति है उनकी जन्मदाता आयुर्वेद। आयुर्वेद से ही और जितनी भी चिकित्सा पद्धति बनी हुई, आज पूरे विश्व में और जितनी भी चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार और प्रसार हो रहा है आयुर्वेद की ही। आज से 2000 वर्ष पहले हमारे जो आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, जो हजारों वर्ष पहले लिखे गए, उन्हीं का सार अंश अन्य चिकित्सा पद्धतियों में समाहित है। इसलिए आयुर्वेद कहा जाए तो पूरे जितनी भी चिकित्सा पद्धति है का जन्म। मतलब और साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आज की डेट में जितनी भी मेडिसिन है वो सब आयुर्वेद से ही। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आयुर्वेद के जो सूत्र हैं उन पे वर्षों से अनुसंधान, अधिक चिकित्सा पद्धतियों में उन पर अनुसंधान, और उस अनुसंधान के आधार पे और जितनी भी दूसरी चिकित्सा पद्धति है उनसे चिकित्सा। लेकिन एक बात समझने की है, आयुर्वेद एक ऐसी एकमात्र चिकित्सा पद्धति है, अन्य चिकित्सा पद्धतियों से इसलिए अलग है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में रोग की चिकित्सा की, लेकिन आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं वो अलग है। आयुर्वेद सबसे पहले ये सिखाता है स्वस्थ कैसे रहें। चिकित्सा बाद में की है, स्वस्थ रहने के नियम आयुर्वेद को छोड़कर कोई चिकित्सा पद्धति नहीं समझाता। समझाती कि किस तरीके से आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए। तो स्वस्थ की परिभाषा है वो आयुर्वेद में है। बाद में जब और किसी कारण से रोगी रोग से ग्रसित हो जाता है तो उसकी चिकित्सा कैसे की जाए, वो चिकित्सा आयुर्वेद से की जाती है, यानी चिकित्सा पद्धतियां नहीं होती। लेकिन कैसे स्वस्थ रहा जाए वो केवल आयुर्वेद से। इसलिए अन्य चिकित्सा पद्धतियों से आयुर्वेद। क्या योगा भी इसका एक पार्ट? हाँ जी, योगा भी अष्टांग आयुर्वेद जो है उसमें योगा भी एक पार्ट है। आयुर्वेद के कई अलग अलग खंड है, उनमें एक योग। एक सुनने में प्रसंग ये भी आता है कि सभी बीमारियां पेट से शुरू। मुझे नहीं पता कि ये कितना सही है, लेकिन क्या आयुर्वेद में इसको माना जाता है? देखिए, आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है वो त्रिदोषाव है। हमारे जो शरीर की संरचना है उसमें 3 दोषों की प्रमुखता होती है, जैसे वात, पित्त और कफ। वो मूल आधार आयुर्वेद का वही है। उसी के आधार पर पूरी चिकित्सा पद्धति में निर्धारित की। तो जो वात से रोग हैं, कफ से रोग हैं या पित्त से रोग हैं, वही मूल कारण होते हैं विभिन्न रोग। उसी तरीके से जो पेट के रोग हैं तो निस्संदेह और रोगों के जनक होते हैं। अगर पेट सही नहीं है तो अन्य रोग
उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा है। अभी आपने बताया कि ज्यादातर जो मेडिसिन है वो रोगों का उपचार करती है, और जो आयुर्वेद है वो सबसे पहले हमको ये बता कि हमें स्वस्थ कैसे रहें। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आयुर्वेद और एलोपैथी। हाँ जी। और क्या आप डिफरेंस कहेंगे जो बड़ा डिफरेंस है आयुर्वेद और एलोपैथी? देखिए, आयुर्वेद में और एलोपैथी में या अन्य चिकित्सा पद्धतियों में एक अंतर और भी है। हमारी जो चिकित्सा है वो खाली चिकित्सा औषधियों से नहीं, हमारी जो चिकित्सा है वो पथ्य आधारित है। हम लोग हर चिकित्सा के साथ साथ में क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी, कौन सी चीज आपको लाभ करती है, कौन सी चीज हानि करती है, कौन से आपके शरीर के लिए अनुकूल है, कौन सी आपके शरीर के लिए प्रतिकूल है, वो केवल आयुर्वेद बताए। एलोपैथी वाले या अन्य चिकित्सा पद्धति वाले दवाइयों के साथ में ये निर्देशन नहीं देते कि आपको क्या चीज खानी है, क्या नहीं खानी। और हम समझते हैं कि औषधियों से ज्यादा इस बात का अधिक महत्व है कि आप क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं, आपका पथ्य और कुपथ्य क्या है, इस पर आधारित आयुर्वेद है। अन्य चिकित्सा पद्धतियां ये सब कुछ नहीं बताती, इसलिए और अन्य चिकित्सा पद्धतियों से आगे। अच्छा, जो एलोपैथी है उसमें ज्यादातर जो मेडिसिन यूज होती है वो केमिकल बेस्ड होती है, लैब बेस्ड होती है, लेकिन कुछ हर्बल मेडिसिन भी यूज होती है। आयुर्वेद में हम जानते हैं कि ज्यादातर हर्ब्स यूज होती हैं जो खेती बाड़ी करके होती है, लेकिन क्या केमिकल बेस्ड मेडिसिन भी है आयुर्वेद? देखिए, मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा आपने मुझसे कहा कि आयुर्वेद की औषधियां केवल वनौषधियों से निर्माण की है, ऐसा नहीं। आयुर्वेद की औषधियां अन्य द्रव्यों से भी निर्माण की जाती है। जैसे जितनी भी धातु है, जैसे स्वर्ण है, ताम्र है, चांदी है, इन सब की भस्में जो है आयुर्वेद से निर्मित की जाती है। वो जो धातु है उनसे भी आयुर्वेद की चिकित्सा की जाती है। उसी तरीके से जो सामुद्रिक चीजें जो समुद्र के अंदर पैदा होती है, जैसे सीप है, शंख है, उनसे भी औषधियां निर्मित होती है। उसी तरीके से जो उद्भिद औषधियां हैं, आप जान के थोड़ा आपको लगेगा, जितने भी पशु हैं उन पशुओं का जितना भी दूध है, उन पशुओं के जो नख हैं, नाखून है, उनकी त्वचा है, सारी चीजें, शरीर की जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो जिनको अनुपयोगी माना जाता है, वो आयुर्वेद की औषधि से उपयोगी है, उनकी सबकी औषधियां हो रही है। और ये कहा जाता है कि विश्व में या संसार में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसका औषधीय गुण हो। वनौषधियां तो जहां भी है वो हमारी जानकारी में ना हो वो अलग बात है, लेकिन जो वनौषधियां कहीं भी पैदा हुई है वो औषधि के लिए पैदा हुई। उसी तरीके से अनेक द्रव्य हैं जिन्हें द्रव्य कहते हैं कि उनका औषधियों से निर्माण होता है, तो केवल वनौषधियों से ही निर्माण होता है ऐसी बात। लेकिन लोग एक हर्बल चिकित्सा पद्धति के आधार पर आयुर्वेद को ये मानने लगे हैं कि खाली वनौषधियों से आधारित चिकित्सा, अन्यथा बहुत सी चीजें इसमें है। बहुत से विष काम आते हैं, सर्प विष से औषधियां बनती है। वृश्चिक जो बिच्छू होता है उसके सर्प, उसके विष से औषधियां बनती है। जो ऐसी खनिज द्रव्य जैसे केचुआ है उससे औषधियां बनती है। अनेक तरह के जो पशु पक्षी है उनकी विष्ठा से बनती है। कबूतर की जो विष्ठा होती है उससे औषधियां, जो कई कई जंतुओं के मल हैं उनसे औषधियां। तो इसका बहुत बड़ा विस्तार है जो आयुर्वेद के होता है, और उसी के आधार पर औषधि केवल अब थोड़े दिन से ऐसा प्रचलन हो गया कि जो हर्बल मेडिसिन के नाम से आयुर्वेद को जाने लगा कि जो हर्ब्स है उनसे औषधियां बनती हैं। ऐसा आयुर्वेद का बहुत बड़ा विस्तार है। और होम्योपैथी की तो अनेक दवाइयां ऐसी हैं जो हमारे जो एक्सट्रैक्ट है, वनौषधियों के एक्सट्रैक्ट है, उनसे बनाई जाती। इसी तरीके से एलोपैथी की भी बहुत सी ऐसी औषधियां हैं जो हमारी धातुओं से, जैसे स्वर्ण है, ताम्र है, उनसे बनाई जाती। तो वो उसका बहुत बड़ा विस्तार है, खाली वनौषधियों से उसको सीमित नहीं किया जा सकता। मतलब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इन सब चीजों से भी आयुर्वेद की दवाइयां बन सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि एक आम इंसान को ये सब बातें पता होती हैं। पिछले कई वर्षों से जी, ऐसा प्रचार और प्रसार हो गया पूरे विश्व में कि आयुर्वेद जो केवल वनौषधियों के आधार है।
अन्यथा ऐसा नहीं। अगर उसका अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जो कि इससे जुड़ी हुई है। कुछ पत्थर भी ऐसे होते होंगे जिनसे बनती हाँ, होगी। पत्थर है, बहुत से पत्थर है जिनसे, जैसे अब हीरा है, हीरे की भस्म का निर्माण होता है। मोती है, मोती से औषधियों का निर्माण होता है। शंख है, औषधियों का निर्माण होता है। इस तरह के आयुर्वेद कोई धातु नहीं, कोई ऐसी कोई पत्थर नहीं, नीलम से औषधियों का निर्माण। तो बहुत सी जो धातु हैं इन सबसे आयुर्वेदिक औषधि। बड़ी अनोखी जानकारी है। तो एक चीज और आती है एलोपैथी सर्जरी। तो जितनी मेरी जानकारी है एलोपैथी में सर्जरी को काफी महत्व दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स भी कहा गया है एलोपैथी में सर्जरी को। क्या आयुर्वेद में भी सर्जरी होती है? देखिए, जानकारी के अभाव से लोग ऐसा मानने लगे कि आयुर्वेद में सर्जरी होती है। आज से 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का एक मूल ग्रंथ है जो सर्जरी पर आधारित है, जिसे सुश्रुत चिकित्सा कहते हैं। सुश्रुत जो है पहले सर्जन मानेंगे। आपने अगर किसी डॉक्टर से जानकारी करेंगे तो उनकी जो सबसे बड़ी पुस्तक एलोपैथी की सर्जरी की है, उसके प्रारंभ में ही लिखा गया है कि ये सब सुश्रुत संहिता पे आते हैं। सुश्रुत हमारे जो है सबसे पहले सर्जन है। अब आप अगर वैदिक काल में देखेंगे या पुराणों में देखेंगे तो आपको सर्जरी के ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलेंगे जहाँ कभी सिर काट के दूसरे पर लगा दिया गया है। कभी गणेश जी को आपने देखा है कि उनको सिर काट के हाँ। सूंड लगा दी गई। ऐसे अनेक शल्यक हुए जिन्हें शल्यक कहते थे शल्यक को, वो सदियों से रहे हैं यहाँ। और जो सुश्रुत संहिता का जिन्होंने अध्ययन किया है वो देख के कभी कभी अचंभित हो जाते हैं कि सर्जरी के कई ऐसे मापदंड हैं जो पूरे के पूरे सुश्रुत संहिता से। आंखों की सर्जरी पूरी की पूरी उसी तरीके से वर्णित है जिस तरीके से सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में अनेक अस्त्र और शस्त्रों का वर्णन है, जो इक्विपमेंट्स हैं उनका वर्णन है, इस तरीके से जो प्रयोग शल्य कर्म में जो चीजें प्रयोग की जाती है सबका उल्लेख होता है। अनुसंधान के आधार पर धीमे 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 उनमें परिवर्तन किए गए हैं। अन्यथा सारी चीजें जो सर्जरी की है वो सुश्रुत संहिता से की गई है, ऐसी मानो। सर्जिकल इक्विपमेंट, सैनिटाइजेशन, सब कुछ बहुत मिला के बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। डिटेल में। लेकिन हजारों वर्ष के अनुसंधान के बाद में जो परिवर्तन आए हैं सर्जरी में निहित हो गए। अन्यथा आयुर्वेद की जो मूल अवधारणा है उसमें शल्यकर्म का या सर्जरी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज भी आयुर्वेद डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सर्जरी करते हाँ, आपको जान के साथ हैरानी होगी कि जो आयुर्वेद का पाठ्यक्रम है उसमें पहले जो आयुर्वेदाचार्य बनाते हैं उसके बाद एमडी और एमएस भी होते हैं। एमएस होते हैं वो आयुर्वेद की सर्जरी में एमएस होते हैं। हमारे यहाँ कई ऐसे अलग तरीके की सर्जरी है जो एलोपैथी में अभी भी नहीं, जैसे अग्निकर्म कहते हैं, जिसे दाह कहते हैं। बहुत सी चीजों को जला के हम लोग करते हैं, जैसे अर्श में जो है हम लोग मस्सों को जला देते हैं। इसी तरीके से अन्य कई चीजें ऐसी हैं जो आयुर्वेद से पृथक हैं, तो उनका वर्णन उसमें आता है और उनसे सर्जरी के कई लोग एमएस करते हैं। अभी भी हजारों विद्यार्थी अभी एमएस आयुर्वेद से हर वर्ष विद्यालयों से। अगर हम आज के लाइफस्टाइल को देखते हैं, जो सिटीज का लाइफस्टाइल है, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो स्ट्रेस लेवल लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। खान पान बिगड़ता जा रहा है। बिगड़ता जा रहा है कहने का मतलब है कि लोग बाहर बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा मसाले और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। इसकी वजह से बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो एक जनरल राय आपकी क्या होगी ऑडियंस को कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? कि आपकी लाइफस्टाइल बिजी है, समझ में आता है, आपको कुक करने का टाइम नहीं मिलता, तो क्या है? देखिए, आयुर्वेद में 3 चीजों पे आता है। पहला है आहार, दूसरा है निद्रा और तीसरा है भ्रमण। ये 3 चीजें आयुर्वेद के मूल में बताई। सबसे पहले आहार, जैसा आपने कहा कि आहार आजकल विकृत हो, निस्संदेह आज की जो पीढ़ी है पुरानी चीजों को भूलती चली है, तो साथ साथ वो खान पीन भी बदलता चला गया। आहार के बारे में बहुत समझने की चीजें। सबसे पहला होता है आहार की मात्रा।
किसी आदमी को, पुरुष को, महिला को, बच्चे को, वृद्ध को आहार की कितनी मात्रा जरूरत है, वो बहुत समझने की चीज है। आहार का सेवन कैलोरीज बैलेंस के ऊपर, आप कितना व्यायाम करते हैं, आप शरीर में आपकी कितनी सक्रियता है, कैलोरीज कितनी वेस्ट हो रही है, उसके ऊपर आधारित आहार की मात्रा। अब आप बहुत से लोगों से हम क्वेश्चन करते हैं, आप कितना बोले, हम तो खाली एक रोटी, तो अभी हमारा वजन बढ़ता चला, हमें तकलीफ हो रही। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि आप कितना व्यायाम कर रहे हैं, आपकी कितनी कैलोरीज वेस्ट होती है, बोले हम सारे दिन अब बैठे रहते हैं कुछ कर। तो आप जब आप बैठे रहते हैं और आपकी कैलोरीज वेस्ट नहीं होती, तो आपके लिए वो एक रोटी भी पहुंच जाए। तो ये आहार का जो मात्रा है वो निश्चित करनी पड़ती है। तो अब आजकल ऐसा कुछ नहीं है, आजकल तो जो भी कुछ है वो सब खाते रहते हैं। बच्चों की स्थिति ये हो गई है कि जंक फूड में इतने ज्यादा लिप्त हो गए हैं कि छोटे छोटे बच्चे जिनका लिवर कमजोर होता है, आंखें कमजोर होती है, वो मैदा की चीज लगातार सेवन करते रहते हैं, चॉकलेट्स खाते रहते हैं। उसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है, ज्यादातर बच्चों की वजन बढ़, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि कितना हमको आहार लेना चाहिए। उनके माता पिताओं को नहीं पता रहता कि उनको कितना आहार लेना चाहिए, कितना व्यायाम। तो पहले के जो लोग थे और वो क्यों ज्यादा स्वस्थ रहते थे और अब क्यों अस्वस्थ रहते हैं, उसका मूल कारण यही है, वो लोग परिश्रम करते। आज परिश्रम खत्म हो गया। 10 कदम पे चलने के लिए भी लोग बाइक का प्रयोग करते हैं, गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, जबकि लोग मीलों पैदल चलते थे। तो सब कुछ बदल गया है और आहार की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोगों को पता ही नहीं रहता कि कौन सी चीज हमारे शरीर के लिए अनुकूल है और कौन सी प्रतिकूल। इसलिए आहार का विचार करना आयुर्वेद की दृष्टि से सबसे आवश्यक है। जब हमारे लिए चिकित्सा के लिए कोई रोगी आता है तो सबसे पहले हम उससे ये प्रश्न करते हैं कि आप लोग सुबह से शाम तक क्या सेवन करते हैं, और फिर उन्हें हम निर्देश देते हैं कि ये चीज आपकी प्रकृति के अनुकूल है, ये आपकी प्रतिकूल है, इसको छोड़ दीजिए, इसको ज्यादा ग्रहण कीजिए। या दूसरी जो मैंने आपको बताया, जो हमारे 3 सूत्र हैं, वो सबसे पहला आहार और दूसरा निद्रा। जैसा कि आपने प्रारंभ में कहा, आजकल मानसिक रोगों की संख्या ज्यादा, हाँ, तो मानसिक रोगों की जो संख्या है उसका सबसे मूल निद्रा है। निद्रा के विषय में लोग इतने अनभिज्ञ हैं, जानते ही नहीं कि कितनी आवश्यकता शरीर के लिए निद्रा की है। निद्रा हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, युवा महिला और पुरुष के लिए कम से कम 8 घंटे की निद्रा आवश्यक है। अब बहुत से लोग रात को 11-12 बजे तक नहीं सोते, और ऐसी स्थिति तो मैंने देखी है महिलाओं की कि बच्चे उनके जब पढ़ने सुबह जाते हैं तो सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, उनका खाना बना के देना पड़ता है। रात को 11 बजे सोती हैं और सुबह 5 बजे। इस तरीके से निरंतर जब ये स्थिति बनती है, तो जिसको शॉर्ट स्लीप कहते हैं, अनिद्रा कहते हैं, उसकी वजह से अनेक तरह के रोग होते हैं। जो आजकल उच्च रक्तचाप जैसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, या बहुत से लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, या इस तरह के जो रोग हैं उनका सबसे मूल कारण जो अनिद्रा है। तो आयुर्वेद कहता है कि पूर्ण रूप से निद्रा लें। पहले जो एक फार्मूला था ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मैं समझता हूँ आज के आधार पे गलत हो गया। अगर आप देर से सोते तो देर से उठिए, अगर रात को पूरी निद्रा नहीं होती तो दिन में निद्रा लीजिए, लेकिन 8 घंटे की निद्रा आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। एक मोटा सा उदाहरण दे सकते हैं कि लोहे की मशीन भी अगर उसको रात दिन चलाया जाएगा तो उसकी आयु कम हो जाए। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा शरीर है, अगर वो रात दिन हम उसको चलाते रहेंगे, उसको विश्राम नहीं देंगे, खासतौर से हमारे शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो मस्तिष्क है, और मस्तिष्क के लिए जो आराम जो मिलता है वो निद्रा से ही। शरीर को भी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आराम मिलता है मस्तिष्क से मिलता है। तो इसलिए मस्तिष्क को आराम देने के लिए निद्रा। तीसरा जो मैंने सूत्र बताया वो ब्रह्मचर्य। उसके बारे में आज का जो आधुनिक समाज है वो बिल्कुल अनविज्ञ है। आजकल छोटे छोटे बच्चे, अब ये कल्पना भी नहीं कर सकते, जो बच्चे 6 साल के बच्चे मोबाइल में सारी चीजें खोल के और सब कुछ ऐसे चीजें देखने लगती, उनसे ब्रह्मचर्य की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन वो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद मानता है कि कम से कम 18 वर्ष तक हमारे शरीर में जो कि जिसको हम वीर्य कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, वो मूल धारणा उसकी ये है कि उसकी रक्षा करना हमें आवश्यक है।
लेकिन वो सब आज के लिए बड़ा विषम प्रश्न हो गया, उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी। उसी तरीके से किसी चीज की भी अति भी होना बहुत खराब माना गया। ब्रह्मचर्य का ये इसलिए ये ऐसा नहीं, ब्रह्मचर्य के मतलब ये नहीं होता कि खाली आप जो है वो स्त्री पुरुष में संपर्क न हो, उसको ब्रह्मचर्य नहीं कहते। जी। क्योंकि ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी परिभाषा है। हर चीज की एक दायरे में हम उस चीज को अगर उपयोग में लाएंगे तो हमारे शरीर को उससे लाभ मिलेगा। तो इसलिए ये सब चीजें जो मैं 3 सूत्र बनाई, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीनों ही आज के लुप्त हो गए। उनकी लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए लोग ज्यादा बीमार हो गए। जी। तो इसलिए इनकी जानकारी जरूरी है। वो और किसी अन्य चिकित्सा पद्धति से नहीं मिलती, आयुर्वेद से मिल सकती, ऐसा मुझे मानना। तो आपने 3 पद्धति की बात करी। सबसे पहले आहार में आपने कैलोरीज की बात करी, कैलोरीज और एक्सरसाइज। मुझे पूछना था कि आयुर्वेद एक बहुत पुराना सिद्धांत है जो आज भी चला आ रहा है। तो इतने पुराने सिद्धांत में भी, इतने सालों पहले भी कैलोरीज की बात होती थी? हम अवेयर थे कैलोरीज के बारे में? हाँ, बहुत ज्यादा थे। इस आज के समय से और ज्यादा थे हम लोग। हमारी जो संहिता ग्रंथ हैं, चरक में या सुश्रुत में या और दूसरे भी ग्रंथ हैं, उनमें इतना विस्तार से लिखा गया है कि एक स्वस्थ पुरुष के लिए कितना आहार आवश्यक है, किसी महिला के लिए कितना आवश्यक है, उसकी गर्भावस्था में महिला को कितना आहार आवश्यक है। तो पॉइंट सारी की सारी चीजें हर माह का वर्णन किया गया है। प्रथम माह में ये, द्वितीय माह में वो, तृतीय माह में वो। इसी तरीके से पुरुष के लिए भी उसकी आयु के अनुसार मात्रा निर्धारित की गई है कि कितना आहार लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, किस समय लेना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको एक सामान्य सी बात बताता हूँ। आजकल चाय का प्रचलन हो गया है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपका चाय से स्वागत हो। एक ही दिन में लोग 10-10, 15-15 बार चाय पी जाते हैं, और उसकी वजह से शरीर को कितनी हानि हो रही है वो लोग नहीं जानते। और आज के समय में अगर हम किसी से ये कहें कि आप चाय छोड़ दीजिए तो शायद तो उसके लिए मुश्किल होता, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ हम सूत्र बताते हैं। हम उसको ये कहते हैं कि आप जब चाय पिए तो उससे पहले 1 गिलास पानी पिए, अच्छा। उसके बाद चाय पिए, तो जो चाय के अवगुण है वो कम हो जाए। हम कहते हैं कि चाय को थोड़ा कम गर्म करके पिए। हम कहते हैं कि चाय में अदरक न डालें। ये सब चीजें बताने से उस चाय के अवगुणों को कम कर देते। तो हमने अभी तक आहार की बात की, आपने स्लीप की बात। तो मेरा स्लीप में एक क्वेश्चन ये भी था कि यूएस में काफी बोला जाता था हमको, इंडिया में भी ये बोला जाता है कि आप दिन में अगर 20 मिनट्स का नैप ले लें तो उसको पावर नैप बोलते हैं, और उससे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल री एनर्जाइज हो गई। क्या आयुर्वेद में इसका सिद्धांत? नहीं, वो जो आप बता रहे हैं ना, वो शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए। अच्छा। आप थोड़ा आराम कर रहे हैं, विश्राम कहते हैं। बीच बीच में आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो आप विश्राम करते हैं, वो शरीर के लिए रेस्टोर कर दें। लेकिन उसमें मस्तिष्क चलता रहे, दिमाग चलता रहे, और दिमाग को शांति के लिए निद्रा आवश्यक। इसलिए केवल रिलैक्स जो है, केवल शरीर की रिलैक्स जरूरी नहीं है, मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए नहीं। एक वर्ड हम बहुत सुनते हैं, तासीर। जैसे कहते हैं कि अरे लौंग ज्यादा मत खाओ, उसकी तासीर गर्म होती है, या सर्दियों में या रात को दही मत खाओ, उसकी तासीर ठंडी। क्या आयुर्वेद में तासीर को माना? निस्संदेह हमारे आयुर्वेद में प्रकृति निर्धारण किया। कोई भी मनुष्य होता है, सबसे पहले हम नाड़ी देखेंगे, मालूम करते हैं इसकी प्रकृति। आम भाषा में कह सकते हैं इसकी ठंडी प्रकृति है, इसकी गर्म प्रकृति। तो हमारे यहाँ हम लोग मानते हैं कि इसकी वातज प्रकृति है, पित्तज प्रकृति है, कफज। उसी के आधार पे चिकित्सा निर्धारित है। जैसे किसी की कफज प्रकृति, अगर कफज प्रकृति है तो कफज प्रकृति वाले अगर दही ज्यादा सेवन करेंगे, ठंडी चीजें ज्यादा सेवन करेंगे, तो उनको ज्यादा तकलीफ हो। उसी तरीके से जो पित्तज रोगी है वो ज्यादा चाय पिएंगे, ज्यादा लौंग की चाय पिएंगे, ज्यादा अदरक की चाय पिएंगे, उनको वो चाय ज्यादा नुकसान करेगी। फिर तो कफज वाले जो रोगी है, प्रकृति के रोगी, उनको उतनी नुकसान नहीं करेगी, पित्तज रोग हो जाए। इसलिए प्रकृति के साथ हाथ पे ही आयुर्वेद निर्धारित करता है कि कौन सी चीज उनके अनुकूल है, कौन सी प्रतिकूल, उसी को तासीर देते हैं।
तासीर का मतलब केवल यही है कि आपके शरीर के लिए कौन सी वस्तु साथ में है, कौन सी असाथ, कौन सी चीज आपको लाभ करती है, कौन सी चीज हानि करती है, उसी को तासीर है। तो हर चीज की जैसे फल है, तो फलों की तासीर अलग अलग, बहुत से फल शीतल होते हैं, बहुत से गर्म होते हैं, जी। बहुत से में जो है थोड़ा मीठा ज्यादा होता है, ज्यादा मीठे फल होते हैं, बहुत से लोग सामान्य मीठे के फल होते हैं। तो उनकी तासीर उसी के ऊपर होगी कि क्या हो गया, उसके आधार पर निश्चित की है। इसलिए तासीर का तो बहुत विशद वर्णन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि, जो मुझे समझ में आया कभी, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज की अपनी कोई तासीर है। जैसे कहते हैं ना कि दही ठंडा है, बहुत ज्यादा मत खाओ, या चावल रात को मत खाओ, ठंडे होते हैं। क्या ये है, या फिर ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है जो उसे देखिए, कंज्यूम कर रहा है? इंसान के ऊपर depend है। जैसे आपने चावल की बात, अब साउथ में ज्यादातर 90%, 9% लोग जो है वो चावल का सेवन करते हैं। उनके लिए उनकी प्रकृति इस तरह की है कि उनको चावल नुकसान देता है। हम यहाँ पे जो दक्षिण भारतीय लोग हैं चावल का नित्य सेवन करते हैं, और हमारे जो उत्तर भारत के लोग हैं वो अगर चावल का सेवन करते हैं तो वो उनको अनुकूल नहीं आता। तो ऐसा ही प्रकृति के आधार पे सारी चीजें निर्धारित है। वस्तुओं की खुद की कोई तासीर नहीं है, लेकिन मनुष्य की क्या तासीर है उसके आधार पर उनका सेवन किया जाता है। आयुर्वेद में हम बहुत सुनते हैं कफ पित्त वात। इसको आप थोड़ा सा ब्रीफ में और इजी भाषा में बताएंगे ताकि आम जनता समझ सके ये क्या? देखिए, मैंने जैसे बताया कि आयुर्वेद की मूल सिद्धांत वात पित्त कफ व्याध। पूरी चिकित्सा पद्धति ही आयुर्वेद की इन 3 चीजों पर आधारित है, जैसे बात। तो हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं उनका निर्धारण इन्हीं के अनुसार होता है। शरीर में अनेक रोग ऐसे जो वातज है, अनेक शरीर में ऐसे अनेक रोग हैं जो पित्तज है, ऐसे ही वो अनेक रोग हैं जो कफज है। तो हम जब प्रकृति निर्धारण करते हैं मनुष्य की, देखते हैं कि वातज प्रकृति का है, पित्तज प्रकृति का है, कफज प्रकृति का है, उसके अनुसार ही औषधियों का निर्धारण किया जाता है और उसी तरीके से उसको पथ्य व्यवस्था। तो वात पित्त कफ की मीमांसा हमारी मूल सिद्धांत है, जिनके बिना जानकारी के कोई भी आयुर्वेद की चिकित्सा नहीं कर सकता, और सामान्य लोगों के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, और न उसकी जांच कर सकते गाड़ी से कि बात हम वातज है, पित्तज है, कफज है। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो मनुष्य अपने आप स्वयं पता कर देता है। जैसे अगर किसी को दही खाने से उसको बार बार ठंडक होती, ठंडी होती, तो उसको उसको पता चल जाएगा कि मैं कफज प्रकृति का, मेरी नाड़ी कफज है। उसी तरीके से अगर गर्म चीजें उसको नुकसान कर रही हैं तो पित्तज प्रकृति का है। इसी तरीके से वातज है। तो ये निर्धारण जो है करना हर चिकित्सक के लिए आयुर्वेद के लिए आवश्यक है कि प्रकृति का निर्धारण, प्रकृति का निर्धारण करे, वो दोष का निर्धारण करे जो बात पित्त है। तो क्या वात पित्त कफ को एक सरल भाषा में मैंने कहीं सुना था, मुझे नहीं पता कितना सही है, कई लोग उसको कहते भी हैं कि ये जल वायु अग्नि है। क्या ये सही है? नहीं नहीं, जलवायु अग्नि अलग है। अच्छा। जलवायु अग्नि का सामंजस्य दोषों में हो जाता है, अच्छा, लेकिन वो चीज प्रकृति में थी। अब मुझे थोड़ी बात करनी है हाँ। आपके जो चिकित्सालय। तो आप बताइए कि सबसे पहली चीज, आप नाड़ी विशेषज्ञ, तो इसका मतलब क्या है नाड़ी विशेषज्ञ? तो जैसे मैंने बताया ना कि हमारे जो आयुर्वेद है वो बात पित्त कफ के ऊपर आधारित है। जी। और वो जो नाड़ी परीक्षण करते हैं वो बात पित्त कफ उत्पन्न करते हैं। तो उसी से हमको पता चलता है कि कौन सा दोष ज्यादा है, कौन सा दोष कम है। वात वात प्रकट वात का दोष ज्यादा है तो उसके हिसाब से बताते हैं कि आपकी वातज रोग है, पित्त का रोग ज्यादा है तो पित्त के आधार में बताते हैं। तो जो नाड़ी परीक्षण है वो दोषों के आधार पर। और ये थोड़ा सा अनुभव गम्य है, धीमे धीमे व्यक्ति अनुभव से इसकी ज्ञान प्राप्त करता है, अनुभव प्राप्त करता है। तब नाड़ी परीक्षण लोग सिद्धहस्त, एक सिद्धहस्त शब्द आता है तो नाड़ी के लिए, हस्त मतलब हाथ, तो जो सिद्धहस्तता आती है वो नाड़ी परीक्षण से। और जैसे जैसे अनुभव होता है उसी तरीके से नाड़ी परीक्षण अनुभव होता है। तो हम ये इंटरव्यू विजयगढ़ गांव में कर, इस गांव को वैद्यों का गांव भी कहा है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि इस विजयगढ़ गांव की जो स्थापना हुई है लगभग 250 वर्ष।
100 बरस पहले यहाँ पे पूरा जंगल था, और से यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक राजा थे जैसी, उनका एक फोर्ट है यहाँ पे किला। उन्होंने इस पूरी स्थान है जगह, उसकी मूल पर जो जंगल था उसको कट के फिर वहाँ पे कटवा के और उसके बाद में बस्ती। तो यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो बाहर से आए, बहुत से लोग हरियाणा से आए, जैसे हमारा परिवार है हरियाणा से। तो प्रारंभ में ही कुछ ऐसे लोग यहाँ पे हुए जो कि चिकित्सा के विषय में जानकार थे। पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन जो गाँव में जो पुरानी चिकित्सा पद्धति है उससे उसकी जान। तो वहां से यहाँ पे जो प्रारंभ हुआ, वैद्य परंपरा प्रारंभ हुई, उसके बाद में अनेक लोगों ने इससे जुड़ते रहे, इसलिए वैद्य नगरी के नाम से लगभग 200 वर्षों से अच्छे अच्छे वैद्य, जिनका केवल यहाँ पे जिले में ही नहीं अपने पूरे प्रदेश में और पूरे मेरे परिवार में ही मेरे बाबा थे, बाबा वर्धन जी, वहाँ से 100 वर्ष पहले कलकत्ता में रहते उन्होंने मेजबाई से रहे, और उस समय पर गजेटियर था, उसमें जो चिकित्सा पद्धति उसके बारे में मृत्यु प्रति उनके बारे में समाचार। इस तरीके से बड़े स्वयोग वैद्य यहाँ, इसलिए इसको वैद्य नगरी कहा। कैसे प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ, उसका पूरी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ समय समय पर अच्छे वैद्य हुए विषय भी बहुत सम्मान। अब आपने राजा महाराजाओं की बात और उनके राजवैद्य, तो हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडियन, तो उसमें बहुत आता है कि भाई पहले जमाने में राजवैद्य हुआ, जनरल वैद्य हुआ, अब वैद्य बहुत कम देखने को। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन? हाँ, उसके कारण है, लेकिन जैसे आपने राजवैद्य कहा ना, तो राजवैद्य का अर्थ थोड़े समझने के लिए, तो पहले राजा महाराजा रहते थे, तो उनके यहाँ जिस तरीके से अन्य विद्वान रहते थे वो चिकित्सक भी अपने साथ थे। लेकिन अभी कोई अस्वस्थ हो तो इस तरीके से स्वस्थ रहे या निरोग रहने के लिए वो वैद्यों से परामर्श भी लेते थे, औषधियाँ भी लेते थे। तो उनके प्रश्रय में अच्छे वैद्य होते थे जो राजवैद्य, उनसे औषधि निर्माण कराते थे, औषधि सेवन करते थे। तो उनको राजस्व प्राप्त था, सरकार से मदद प्राप्त थी, राजाओं से मदद प्राप्त थी, इसलिए वो राजवैद्य कहलाते थे। अब वर्तमान में पिछले कई सदियों से आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान इसलिए समाप्त हो गया कि राजस्व नहीं मिला, सरकार का अनुदान नहीं मिला, सरकार से उनको मदद। ब्रिटिश गवर्नमेंट रही तो उन्होंने अंग्रेजी पद्धति को, आधुनिक चिकित्सा पद्धति को उन्होंने आगे बढ़ाया। आयुर्वेद के विषय में लोगों को उतनी जागरूकता इसलिए धीरे धीरे समाप्त। लेकिन वर्तमान में जब से ये गवर्नमेंट आई है, मोदी सरकार आई है, तो तब से इन्होंने आयुर्वेद के विषय में काफी अनुदान भी दिया है, और आयुर्वेद के विषय काफी तरक्की हुआ, अनुसंधान हो रहे, अनेक विश्वविद्यालय खोल रहे। तो ऐसा लगता है कि आगे के समय में आयुर्वेद बहुत उन्नति की। अच्छा, ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि अभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट बढ़ गया है आयुर्वेद, और अब रिसर्चेस ज्यादा शुरू हो गई हैं। हाँ, ऐसा है कि पहले आयुर्वेद का अलग मंत्रालय ही नहीं था, पहले जो स्वास्थ्य मंत्रालय था उसके अंडर में ही आयुर्वेद आता जी। और उनकी जो जितने भी बड़े अधिकारी रहते थे तो वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए रहते थे, और उनकी मानसिकता हमेशा से आयुर्वेद की विपरीत रहती थी। इसलिए न तो आयुर्वेद को अनुदान मिलता था और न आयुर्वेद के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त होती थी। लेकिन जब से मोदी सरकार आई तो एक अलग पृथक मंत्रालय आयुर्वेद के लिए बना, और उसके लिए बजट भी काफी निर्धारित किया गया। इसलिए पिछले 10-12 वर्षों में आयुर्वेद काफी प्रगति, अनेक विश्वविद्यालय खुल रहे, अनेक संधान केंद्र खुल रहे, औषधियों के बारे में अनेक सर्च है। और अब क्या आपकी एक्सपीरियंस से आपको लगता है कि आज की युवा पीढ़ी में आयुर्वेद की तरफ जाने का रुचि बढ़ रही है, उनका कि उसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है आयुर्वेद की तरफ जाने का, वर्सेस वो मेडिकल में जाए, एमबीबीएस करें? देखिए, ऐसा है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता पूरी तरीके से, लेकिन
जैसे जैसे समाज में आयुर्वेद के प्रति जिज्ञासा बढ़ रही है, वैसे वैसे उनको पढ़ने की भी जिज्ञासा विद्यार्थियों में बढ़ रही है। लोग आजकल खोजते हैं कि अच्छा चिकित्सक कोई आयुर्वेद का मिले, तो उसके लिए लोगों में इसकी जागरूकता पैदा तो हो रही है। और बहुत से बच्चे आयुर्वेद की तरफ बढ़ गए। आज पूरे हिंदुस्तान में 300 से ज्यादा आयुर्वेद कॉलेज हैं, जिनमें हर वर्ष लगभग 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी आयुर्वेद पढ़ के निकल। तो आपने अच्छे चिकित्सक की बात करी, अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक की बात करी, और जब मैं एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक के बारे में सोचता हूँ तो मेरा ऑनेस्टली मन में नाम आपका ही आता है, क्योंकि मैंने खुद भी आपकी मेडिसिन यूज करी। तो मुझे जानना है कि आप इस क्षेत्र में कैसे आए। नहीं, मैंने जैसे आपको पहले बताया, मैं 5वीं पीढ़ी में अपने परिवार में गए। मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, मेरा बेटा भी गए। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो परंपरागत जीन्स में आती, कुल में। तो इतनी वर्षों का जो अनुभव है मेरी जो कुल में आया है मेरे, उसकी वजह है कि मैं बहुत सी चीजें तो ऐसा लगता है कि मैं शायद अंदर से स्वयं, तो इसलिए मुझे इसमें रुचि भी ज्यादा है और मुझे अनुभव भी बहुत से पिछले 50 वर्षों में आगे से हुए हैं। इसलिए मैं अच्छी तरह से चिकित्सा कर सकता हूँ, गाड़ी का परीक्षण कर सकता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये सब ईश्वर की कृपा होती है। जिस पर हो जाए उस पर शायद ज्यादा ही सब पे कृपा है कि मैं इसका भी नाड़ी परीक्षण करता हूँ, तो ठीक हो जाए। आपके यहाँ जो आप मेडिसिन देते हैं, क्या वो आपकी मेडिसिन खुद बनाते हैं? हाँ, मैं अपनी फार्मेसी है जी। जो स्वयं औषधियाँ बनाती, उसी में अपनी चिकित्सा करता हूँ। और अन्य लोग जो औषधियाँ लेते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद औषधियाँ नहीं बना पाते, उनको प्रामाणिक औषधियों की आवश्यकता होती है जो शुद्ध हों, विशुद्ध हों, और शास्त्रीय विधि से बनी हुई हो, तो उनके लिए हम सप्लाई भी करते हैं औषधियाँ। बाकी की मैं अपनी चिकित्सा में पूर्ण रूप से अपनी बनाई औषधियों पे। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे औषधियाँ बनाई जाती हैं, पैकेज की जाती हैं? बिल्कुल ही है। और हम विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो शास्त्रों की विधि है, जिस तरीके से पुरानी पद्धति से औषधियाँ बनाई जा सकती है, उनमें मशीनों का उपयोग न किया जाए। इस तरीके से शास्त्रों में वर्णित विधि है, उन्हीं के अनुसार औषधि। और अगर किसी को आपसे कंसल्टेशन करना हो तो उसका क्या? कंसल्टेशन कई तरीके से की जा सकती है, फोन से भी किया जा सकता है। बहुत से लोग नियमित रूप से मुझसे जुड़े रहते हैं, लोग अपने रोग के बारे में बताते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर औषधियाँ भेज देते हैं, कॉरियर से भेज देते हैं। तो ये कई औषधालय हैं जहाँ मैं जाकर स्वयं चिकित्सा करता हूँ। वहाँ बहुत से लोग आते हैं, वहाँ के माध्यम से चिकित्सा प्राप्त। कहाँ पे औषधालय? मेरा अभी एक तो आगरा में औषधालय है, मथुरा में औषधालय है, अलीगढ़ में। मैं और मेरे पिता है, बताऊँ औषधालयों में जाते हैं। फिर एक धर्मार्थ औषधालय भी है वृंदावन, यहाँ साधु संत और भक्त की संख्या में आते हैं और निःशुल्क औषधियों को चलो भाई जी, कहेंगे तो हम आपको इन सभी जगहों का एड्रेस और फोन नंबर से दें ताकि आप कर सकें। क्या आयुर्वेद में स्पेशलाइजेशन होते हैं? मुझे पता है कि आपने सर्जरी के बारे में बताया कि सर्जरी का भी एक स्पेशलाइजेशन होता है, और सबसे पहली चीज ये बताई जाती है आयुर्वेद में कि स्वस्थ कैसे रहें बजाय इसके कि औषधि कैसे बनाए। इसके अलावा भी स्पेशलाइजेशन होते हैं? बहुत अनेक अनेक स्पेशलाइजेशन होते हैं। जैसे मैंने बताया, सर्जरी के अलावा काय चिकित्सा, जिसे हम भी कहते हैं एलोपैथी में, उसके भी स्पेशलिस्ट होते हैं। और लगभग हिंदुस्तान में, पूरे देश में 30 से ज्यादा ऐसे आयुर्वेदिक कॉलेज हैं जहाँ ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, MD बच्चे अनेक विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मुझे थोड़ा आपसे डिटेल में जानना था। हमने ब्रीफली बात करी थी कि आयुर्वेद में दवाइयाँ किन किन चीजों से बन सकती है, तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि ऐसी कौन सी चौंका देने वाली चीजें हैं जिनसे आयुर्वेद की दवाइयाँ बनती हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि आयुर्वेदिक औषधियाँ केवल वनौषधि शास्त्र पे आती, जिसे आयुर्वेद को, इसका आयुर्वेद से अध्ययन है, वो समझता है कि आयुर्वेद अनेक चीजों से आयुर्वेद औषधियाँ। जैसे मैंने प्रारंभ में आपको थोड़ा विस्तार से बताया जी।
जैसे कि सबसे ज्यादा जो औषधियों से औषधियों का निर्माण, उस तरीके से धातुओं से औषधियों का निर्माण। धातु जैसे मेटल्स के, जैसे स्वर्ण स्वर्ण से स्वर्ण भस्म बनती है, चांदी से की भस्म, चांदी की भस्म बनती है, तांबे से तांबे की भस्म बनती है, लोहे से लोहे की भस्म बनती है। तो इस तरीके से जितनी भी धातु हैं उन सबकी भस्म बन जाती है। वो आयुर्वेदिक औषधियों उनको भस्म किया जाता है, जो कि धातुओं से। उसी तरीके से रत्न है ना, जैसे मोती है वो रत्न में आता है, हीरा है वो रत्न में आता है। इस तरीके से अनेक रत्न है, नीलम है, और भी बहुत से अनेक तरह की मणियां हैं, उससे बनती है, रत्नों से बनती है, उपरत्नों से। इसी तरीके से बहुत से द्रव्य जो सामुद्रिक द्रव्य कहलाते हैं, जैसे समुद्र में सीप होता है, सीप से भस्म बनती है। जो शंख होता है उससे भस्म बनती है। बहुत से जो पशु हैं, जैसे आप जान के आश्चर्य हो, कछुआ है जी। कछुआ की जो पीठ होती है उससे कच्चा पृष्ठ भस्म बनती है, कछुए की पीठ से भस्म बनती है। जैसे हिरण के सींगों से बनती है, जैसे शंख भस्म कहते हैं। बहुत सी जो गाय है उसकी जो पित्ता होता है उससे गोरोचन बनती है, उसको उससे औषधियाँ बनती है। अनेक पशुओं से औषधियाँ बनती हैं, अनेक वनौषधियों से के अलावा और विष द्रव्य उनसे भी बनते हैं। ये बहुत बड़ा विस्तार है उसको समझने के लिए। आयुर्वेद में खाली वनौषधियों से ही औषधि, बहुत बड़ा विस्तार है, उसको समझने की जरूरत है। कुल मिलाकर हर चीज का इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेद में कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है, जैसे वनौषधि द्रव्य तो आयुर्वेद कहता है कि कोई भी वनौषधि है वो इसीलिए पैदा हुई है कि उससे कोई औषधि बने। अच्छा। उसी तरीके से और भी अन्य द्रव्य हैं जो सब द्रव्यों से दवाइयां बनाए। बहुत विस्तार है और उसके लिए समझाने के लिए बहुत समय की आवश्यकता। एक बात करते हैं अल्कोहल। तो अक्सर वेस्टर्न साइंस में सुनने को मिलता है कि अरे आप एक वाइन का ग्लास रोज पीजिए, आप बहुत स्वस्थ हैं। या आप एक विस्की का ग्लास रोज पीजिए, एक ड्रिंक रोज पीजिए, तो आप स्वस्थ हैं। इसमें कितनी सच्चाई है आयुर्वेद में? देखिए, आपको थोड़ा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आयुर्वेद में भी मद्य के विषय में बहुत जानकारी। मद्य का निर्माण होता है, जो हमारी आसव पद्धति, जो आसव बनाई जाती है जी। उसको हम फर्मेंट करके उसमें अल्कोहल पैदा करते हैं। उसी तरीके से अनेक सुराओं का वर्णन है, सुरा कहते हैं जिसे, सुराओं का वर्णन आयुर्वेद। लेकिन कितनी मात्रा में एक औषधि मात्रा में कोई चीज ली जाए जी। तो वो उसका औषधि गुण होता है। कि व्यसन के लिए कोई चीज ली जाए तो फिर वो शरीर को हानि करती है। जैसा आपने कहा कि एक पैक अगर आप लोग लेते हैं और शरीर में उससे कुछ हानि नहीं होती तो वो ली जा सकती। लेकिन अगर आप उसको इसलिए ले रहे हैं कि उससे आपको कुछ नशा हो या इस तरीके से आपको अच्छा लगने लगे और उसके एडिक्ट बन जाए तो वो चीजें नुकसान कर रही हैं। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में भी मद्य का काफी वर्णन है, लेकिन हर आदमी के लिए जरूरी नहीं रहता कि वो लाभ ही करे, उसकी हानि की संभावना ज्यादा रहती है। क्योंकि इन चीजों में थोड़ी मात्रा से प्रारंभ होकर वो धीमे 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 बढ़ती चली जाती है, उनको लेने की आदत बढ़ती चली जाती है। और जब वो बिल्कुल सीमित मात्रा में ली जाती है तो शरीर को हानि होने लगती है। यह निस्संदेह है कि अगर थोड़ी मात्रा में रोग रोग के हिसाब से अगर कोई मद्य ली जाएगी तो हानि नहीं, लेकिन व्यसन के हिसाब से ली जाएगी तो निश्चित रूप से। अगर किसी को आयुर्वेद की जर्नी शुरू करनी है या वैद्य बनने की जर्नी शुरू, एक 11वीं या 10वीं 11वीं 12वीं का कोई बच्चा है और उसको ये है कि भाई मैं आयुर्वेद की जर्नी शुरू, तो उसके लिए क्या स्टेप्स होते नहीं, अब ऐसा है कि पहले जो कोई डिग्री की आवश्यकता आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए नहीं होती, लेकिन पिछले कई सालों से आयुर्वेद का एक पाठ्यक्रम निश्चित हुआ है। अच्छा। और उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के जो लोग संस्कृत से हैं और जिनको संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत विषय में इंटरमीडिएट की रखी है, वो उसके लिए अर्ह है, वो वही उसमें अप्लाई कर सकते। अच्छा। तो जिस तरीके से एलोपैथी के लिए आजकल नीट की परीक्षा होती है, उसी तरीके से आयुर्वेद के लिए भी नीट की परीक्षा होती है। वही परीक्षा में जो नीचे के अंक होते हैं उसमें से आयुर्वेद के विद्यार्थियों को चयन।
तो और कोई दूसरी तरीका नहीं है आजकल। आप आयुर्वेद में आना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, 5 साल का कोर्स BMS जैसे कहते हैं। उसको पास करने के बाद में फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, MD कर सकते हैं, MS कर सकते हैं। तो आयुर्वेद से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप तो आपने संस्कृत की बात करी कि 12th क्लास से, मुझे लगता है 11th 12th में आपके पास संस्कृत होनी चाहिए। शायद उसका रीजन ये है कि जो किताबें होती हैं वो संस्कृत में होती नहीं, आयुर्वेद के जो मूल ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे हैं। उनकी टीका इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, लेकिन मूल ग्रंथ तो आयुर्वेद के जितने भी हैं वो सब संस्कृत में ही है, तो इसलिए संस्कृत का ज्ञान हो। तो वैद जी, ये तो थे मेरे सवाल। अब क्या अपनी तरफ से आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जो आपको लगता हो कि आज के युवाओं मैं को अपनाना चाहिए? देखिए, मैं आपसे, आपने जो मुझसे क्वेश्चन किए वो तो एक साधारण से क्वेश्चन, लेकिन एक मुख्य बात है जो मैं आपको बताना आज जितनी भी चिकित्सा है वो सिम्टोमेटिक चिकित्सा है। कोई रोग हुआ उसकी आपने चिकित्सा है, लेकिन मूल चिकित्सा केवल आयुर्वेद से होती है। स्थायी चिकित्सा केवल आयुर्वेद से, सिम्टोमेटिक चिकित्सा एलोपैथी से सब। लेकिन सारी चिकित्सा पद्धतियों की एक सीमा है। हमारी आयुर्वेद की भी एक लिमिट, एलोपैथी चिकित्सा की भी, और जहाँ ये लिमिट क्रॉस करने लगते हैं वहां देखते, जैसे सर्जरी के केस, हमारी आयुर्वेद की सर्जरी अभी इतनी है, तो एलोपैथी की सर्जरी जहाँ आवश्यक है वहाँ सर्जरी के एलोपैथी में जाना पड़ेगा। बहुत से ऐसी रोग हैं जो जो एलोपैथी से ठीक नहीं हो सकते, जैसे पेट के रोग हैं, लिवर के रोग हैं, आर्थराइटिस संबंधी जैसे वात के रोग हैं, वहाँ एलोपैथी चिकित्सा कारगर है। तो वहाँ वो जबरदस्ती जब चिकित्सा करते हैं तो वो लाभ नहीं हो मिल पाता है। तो वो अपने, उनको भी अपने लिमिट में देखना चाहिए कि जो चीज हम नहीं कर सकते उनको आयुर्वेद में भेज दें। इसी तरीके से आयुर्वेद के जो लोग ये समझते हैं कि जो हमारा कुछ लाभ नहीं कर सकते हैं तो हम उनको एलोपैथी को भेज दें। तो इसलिए ये आवश्यक है कि एक समन्वय पूरे पद्धतियों में, जिससे, क्योंकि हमारे सबका उद्देश्य केवल एक ही तो है ना कि हमें रोगी को स्वस्थ रखें, और रोगी हो जाए तो उसको ठीक करें। तो उसमें ये भेदभाव कि ये एलोपैथी का ही आयुर्वेद का, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसमें एक सामंजस्य होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए कि हमको ऐसा लगे कि हम इसमें अपनी पद्धति से अपना चिकित्सा नहीं कर सकते तो हम दूसरी चिकित्सा पद्धति, ये आज की वर्तमान की बहुत आवश्यक। आपने लिमिटेशंस की बात करी और उससे मुझे याद है, सवाल मेरे मन में यह था कि जब हम कुछ बीमारियों की बात करते हैं तो एलोपैथी में बहुत लिमिटेशन आ जाती है, जैसे कि कैंसर। कैंसर का इलाज बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है एलोपैथी में। क्या कैंसर का इलाज आयुर्वेद में पॉसिबल? देखिए, आपने कहा ना कैंसर का इलाज बहुत सीमित है, ऐसा जी। पिछले 20-25 वर्षों में आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने कैंसर पर बड़े अनुसंधान किए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सीमित है चिकित्सा पद्धति कैंसर के विषय में। आजकल कीमो या और अन्य चिकित्सा से कैंसर के जो प्रारंभिक रोगी होते हैं उनको आज एलोपैथी ठीक कर सकते। जैसा आपने बताया कि आयुर्वेद में कैंसर के विषय में बहुत विस्तृत ज्ञान दिया है। हम आयुर्वेद में कैंसर को कर्कट कहते हैं, तो उसके विषय में काफी ज्ञान दिया गया है। लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि प्रारंभ में ही ऐसे रोगी जो कैंसर के हैं वो आयुर्वेद में अगर आए तो उनका उपचार अच्छे से हो सके। लेकिन आज की वर्तमान में पहले रोगी एलोपैथी में जाते, और जब उनकी गंभीर अवस्था हो जाती है और जब एलोपैथी वाले तो कहते हैं कि भाई अब इसकी चिकित्सा नहीं है, तो उस समय वो आयुर्वेद की चिकित्सा की शरण में आते हैं। तब वो संभव नहीं हो पाता कि आयुर्वेद से हम चिकित्सा। मैंने अपने चिकित्सा काल में जो स्तन कैंसर की अनेक रोगियों का मैंने इलाज किया, और अन्य कैंसर जो प्रारंभिक अवस्था में हमारे पास आए उनका हम उपचार करती है उस वजह से। लेकिन ये एक तकलीफ की बात है कि आयुर्वेद में ऐसे लोग जब आते हैं जब वो आसान तब वो हम चिकित्सा दी गई। एक और सवाल मेरे मन में था कि एलोपैथी में इन जनरल काफी साइड इफेक्ट्स देखने, आपने जब कीमोथेरेपी की बात करी, क्या आयुर्वेद में भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है?
निस्संदेह हर चिकित्सा पद्धति में साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन जितने एलोपैथी में होते हैं, क्योंकि एलोपैथी की औषधियाँ दूसरी तरीके से नहीं, हमारी औषधियाँ जैसी वनौषधि से निर्माण की, उसमें दुष्परिणाम होने की संभावना कम रहती है। लेकिन जो धातुओं से बनी हुई भस्में हैं, ताम्र भस्म है और बहुत बहुत सी भस्में ऐसी, जिनको अगर ठीक से नहीं सेवन किया गया तो उनके भी दुष्परिणाम थे। जैसे मैंने पहले प्रारंभ में बताया, बहुत सी औषधि हमारी विष से बनाई जाती, पॉइजन से बनती है। अगर वो भी उनकी मात्रा में जरा भी थोड़ी सी गलती हो गई, जैसे संख्या से बनी हुई भस्म है, जी तो आर्सेनिक से हमारी भस्म बनती, संख्या भस्म है, अगर उसकी मात्रा जरा भी गलत हो गई तो दुष्परिणाम निकले। हर चिकित्सा पद्धति में जो भी औषधियाँ उनके दुष्परिणाम निस्संदेह होते हैं, लेकिन जितने एलोपैथी में हैं उतने आयुर्वेद में नहीं है। और आयुर्वेद में तो एक ऐसा वर्णन आता है जी कि अगर कोई दुष्परिणाम किसी रोग का है तो उस दुष्परिणाम को हर औषधि के बारे में बताया गया कि अगर इसका दुष्परिणाम होता है तो ये आप करो तो ठीक हो जाए। अच्छा। ये एलोपैथी में ऐसा नहीं है। तो दुष्परिणाम तो चिकित्सा में तो यही मेरे सवाल थे पंडित जी। आई होप कि हम बहुत जल्द आपके साथ एक और पॉडकास्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपके नहीं, टाइम बहुत अच्छा लगा। और आपने जो भी क्वेश्चन किए, मैंने कोशिश की कि मैं आपका जवाब दे सकूं। हो सकता है कि आपको कुछ उसमें गलतियां लगी हो, लेकिन आगे जब भी आप आएंगे आपको समझ देंगे। ओके। सो वैद जी ने अभी 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 जितने भी सेंटर्स बताए हैं जहाँ पे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, हम उन सभी का एड्रेस नीचे कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप लोग भी उसका फायदा उठा सकें। थैंक यू वैद जी, आज आपके इनवैल्यूएबल टाइम के लिए। आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी। आज मैंने और मेरे ग्रुप ने, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा। हमने काफ़ी सरफेस लेवल पे आज बात करी इस पॉडकास्ट में। आई एम श्योर कि हम आने वाले दिनों में आपके साथ और भी पॉडकास्ट करेंगे और एपिसोड्स बनाएंगे ताकि हम और डेप्थ में आयुर्वेद के बारे में बात कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एपिसोड। अगर आज आपने इस एपिसोड से कुछ भी सीखा है तो प्लीज सब्सक्राइब द संडे मंडे शो, और आपके जो भी सजेशन हैं हमें प्लीज कमेंट्स में बताइए, बिकॉज वी आर ऑलवेज लिसनिंग एंड ट्रैवलिंग।